ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड सबको पता है, एवरीवन नोज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीजें क्या है, एक ही चीज है ना, तीनों क्या है, एक ही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सबको याद है क्या होता है, बताइए क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, बोलो पहले, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, बोलो क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। इसको कई बार हम आई से भी लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। और फोर्स कितना होता है किसी को पता है क्या, किसी प्लेनेट के ऊपर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्यू टू अ प्लेनेट, फोर्स, ये वाला m कट गया तो आई कितना आया, gm अपॉन, यहां माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक है। माइनस का साइन क्यों देते हैं मैं बताता हूं, ठीक है। इसको आर कैप दे दो, आर कैप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। सो माइनस का साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर, याद रखना है सबको, क्या है, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये याद रखना है सबको। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये ऑलरेडी फोर्स याद रखना है, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास क्या होगा, डिफाइन भी ऐसे कर देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, या फोर्स पर यूनिट मास, क्या बोल देंगे, फोर्स पर यूनिट मास या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, एक ही बात होती है, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग इट हियर। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को तो जल्दी बताइए। ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शंस आएंगे, इसमें क्या आएंगे, डायरेक्शन, और इसमें फोर्स की कहानी आएगी, क्या आएगा, फोर्स मेनली होगा, है ना, फोर्स पर डिपेंड एक क्वांटिटी है, फोर्स डिपेंडिंग क्वांटिटी है, दैट मींस एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन मैं ये सब एनालिसिस जो करना चाहता हूं ना, ये कुछ ऐसी क्वांटिटी में करना चाहता हूं कि ऐसी क्वांटिटी मेरे पास मिल जाए जो फोर्स पे डिपेंड ना करके वर्क डन पे डिपेंड करे, है ना, जो किस पे रिलेशन करे, वर्क डन। उससे फायदा क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये बात पता है या नहीं, किसी को याद है क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोलिए, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, समझ में आया, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं हमेशा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, समझ में आया। तो क्यों ना हम ऐसे कर लें कि वो जो फील्ड है उसको डिस्कस करने के लिए कुछ ऐसी क्वांटिटी बनाएं जो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही काम करे, बीच में हमें ज्यादा कैलकुलेशन बार बार ना करना पड़े। तो उसके लिए पहले एक बार कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस क्वांटिटी से क्या करेंगे, उस क्वांटिटी से डायरेक्टली यूज करेंगे उस क्वांटिटी को, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर देखा करेंगे, बीच में हमें देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक बार सॉल्व करेंगे बस, ठीक है, एक बार तो डेरिवेशन करना पड़ेगा ना, एंड लेटर ऑन इनिशियल में। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, ये एक्सेलरेशन के जैसा होता है, सिमिलर टू एक्सेलरेशन, ठीक है, सिमिलर टू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा।
ठीक है, ये ऑलरेडी लिखवा चुका हूं मैं। तो देखो कैसे करेंगे उस चीज को, ठीक है, वो चीज हमें कैसे समझ में आनी, मतलब क्या करना है हमको। हम क्या करने वाले हैं, हम अब यहां पे क्या है भाई, फोर्स है, हमें कन्वर्ट करनी है ये चीज किसमें, वर्क डन में। किसमें, वर्क डन में। मतलब मैं फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटेंसिटी से। फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मुझको ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो स्केलर हो और वर्क डन पे डिपेंड करे, ठीक है। तो मैंने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है उसको बताने के लिए। वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन याद रखना है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमेशा एक रेफरेंस जरूर याद रखना है। क्या रखना है, रेफरेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी तक तुमको पता है अर्थ के ऊपर अगर मैं खड़ा, मान लो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं मैं, इफ आई एम ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो जरा बताओ अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा रहूंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानोगे तुम, कितना मानोगे पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, जीरो। कितना मानोगे, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। वो क्या हो गया हमारा, रेफरेंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो ग्राउंड पर और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किसी ने जीरो मान लिया, सो सर्टेन हाइट, एच हाइट पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ठीक है। ये मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट h पर है, या h1 ले लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहां पर एक और h2 ले लो, तो अब मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बताइए, mgh2। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो। लेकिन अभी मैंने रेफरेंस कहां जीरो माना है, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारा, कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ वैल्यू रखें, कैलकुलेट करें, और ये आ गया 100 जूल और ये हो गया लगभग 300 जूल, सही है। ऐसा अज्यूम कर लिया, मान लिया मैंने कि ऐसे आएगा मेरे पास, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो, अभी मैंने जीरो कहां माना है, ग्राउंड सरफेस, तब ये हाइट पे कितना है 100, ये कितना है 300। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं नहीं मेरा ये जीरो है, मैं रेफरेंस यहां ले लेता हूं, मतलब जहां से रेफर करूंगा वो पॉइंट जीरो ये है। अगर ये पॉइंट जीरो है तो बताओ इसकी एनर्जी कितनी रह गई, अगर ये जीरो है तो इसकी एनर्जी कितनी रहेगी बताओ, 200 जूल। कितनी रह जाएगी, समझ में आ रहा है। अरे ये जीरो है तो ये 100 है और ये 300। अब जरा देखो फिर से, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 200 रहेगा, नहीं रहेगा 200, क्योंकि मैं बोल रहा हूं 100 जीरो है, 100 जीरो के बराबर है, तो 300 कितना हो गया भाई, 200 ही हो गया। समझ में आ रहा है। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, रेफरेंस लेकर। क्या डिफाइन किया जाएगा, रेफरेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कोई भी। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला किसी की हाइट 7 मीटर है, 7 मीटर हाइट है, अब बोलो 7 मीटर हाइट फिक्स है उसकी, है ना, 7 मीटर फिक्स है या नहीं है, समझ में आ रहा है। तो 7 मीटर अगर फिक्स है तो ये 0 मीटर है और ये 7 मीटर है, सही है। लेकिन मेरा स्केल अज्यूम करो, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा कुछ है ना, एग्जांपल दे रहा हूं बस। अब सोचो मेरा स्केल मैंने 0 से लगाया 7 तक, सही दिखा रहा है, लेकिन मेरा स्केल गलती से टूट गया। कितने से स्टार्ट हो रहा है मेरा स्केल, 2 मीटर से शुरू हो रहा है। कितने से शुरू हो रहा है, तो यहां पे कितना होगा जरा बताओ, यहां पे कितना आएगा, 9 मीटर आएगा या नहीं। लेकिन ये डिफरेंस कितना है, अरे ये डिफरेंस तो 7 ही रहेगा ना हमेशा, समझ आ रहा है। अभी देखो इसका डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, चाहे उसको 100 और 300 से मेजर करो या 0 और 200 से मेजर करो, क्या डिफरेंस दोनों में 200 ही आएगा। वो डिफरेंस फिक्स रहता है, नंबर बदल सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं, बट डिफरेंस फिक्स रहता है। याद रहेगा, वो 2 पॉइंट के बीच में एनर्जी फिक्स रहेगी, लेकिन हाँ उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग रेफरेंस, बाय चेंजिंग। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट,
समझ में आ गया पॉइंट? रेफरेंस बदलने से वैल्यू बदल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंस। तो हम भी इसको जब भी मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे बताओ? फिक्स एक पॉइंट के लिए मेजर करोगे या डिफरेंस मेजर करोगे बताओ? हमेशा डिफरेंस मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? हमेशा डिफरेंस। लेकिन अगर मान लो कहीं लिखा नहीं है डिफरेंस नहीं है, कहीं लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही लिखा है, तब भी तुम उसको क्या मानोगे? क्या मानोगे? जब भी डिफरेंस ही मानोगे, तब भी क्या मानोगे? लेकिन वो डिफरेंस कहां से होगा? अगर नहीं भी बोला है क्वेश्चन में, नहीं भी बताया है कि कहां से रेफरेंस ले रहे हैं, तो तुमको हमेशा रेफरेंस कहां से लेना है? इन्फिनिटी से। कहां से लेना है? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना मानना है? 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानना है? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? तो इन्फिनिटी पे अगर 0 है तो हम किसी पॉइंट पे इतना रहेगा। अगर उसने बताया नहीं है तब भी वो क्या है? जैसे वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ए कितना है? 100 जूल। तो तुम समझ जाओ वो एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कहां से कहां डिफरेंस है बताओ? उस ए पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में। उस ए पॉइंट और किसके बीच में है? इन्फिनिटी। ऐसे याद रखना है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या है, हमेशा जब भी मैं लिखूं या नहीं लिखूं, लेकिन इसको मानना क्या है? डिफरेंस। क्या मानना है? और वो डिफरेंस अगर नहीं मेंशन है कि किन दो पॉइंट के बीच में है, एक ही पॉइंट मेंशन है, तो दूसरा पॉइंट कहां मानोगे? इन्फिनिटी। याद रहेगा मेरे पास? जल्दी बताओ, समझ में आया? कैसे निकालेंगे मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है जो तुमको याद रखना है कि भैया डिफरेंस ही होता है हमेशा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। डिफरेंस फिक्स है, वैल्यू फिक्स नहीं है। वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है। वैल्यू क्या कर सकता है? जैसे मैंने तुमको बताया मेरा स्केल टूट गया, मेरा स्केल 2 मीटर से मेजर कर रहा है, तो 2 मीटर मेरा 0 हो गया, तो 9 कितना हो गया? 10 कितना हो गया? अरे 2 माइनस हो गया ना, तो 10 कितना हो गया? 8। 12 कितना हो गया? 10। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा तो नहीं है कि स्केल खराब हो गया, डिफरेंस तो मेजर कर ही सकता है ना, डिफरेंस तो मेजर कर ही सकता है। समझ में आया? ऐसे करके। क्या पॉइंट क्लियर है सबको अच्छे से? अभी हम जा रहे हैं इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने, ठीक है? आप उसको समझना। अच्छा, मैं बोलूंगा कि ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तब भी वो क्या है? डिफरेंस है। मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ए, तब भी वो क्या है? डिफरेंस। कहां से डिफरेंस है? इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच में। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आया? तो देखिए एक ऑफ प्लेनेट, मान लीजिए अर्थ ही है हमारा, ठीक है? एक प्लेनेट है जिसका सेंटर ये है और इसका मास m है। मास कितना है? m। और इसका रेडियस r ले लीजिए, मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नाउ अब सोचिए यहां पर ये एक पॉइंट मेरे पास p है। ये पॉइंट क्या है? p, जो कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है सेंटर से? इस प्लेनेट के सेंटर से वो r डिस्टेंस दूर है। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P व्हेन वी कीप अ मास m, स्मॉल m ओवर देयर। मैं यहां पर एक स्मॉल m रख रहा हूं, स्मॉल m। उसका एनर्जी बताओ, उसका एनर्जी बताओ, जल्दी बोलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब डिफरेंस। कहां कहां का डिफरेंस बोल रहा हूं बताओ? इन्फिनिटी मतलब इधर होगा भाई, प्लेनेट यहां है तो इन्फिनिटी इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, तो मैं तो इधर ही ऐसे अज्यूम कर रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? इन्फिनिटी। इस डायरेक्शन में क्या होगा? तो वो इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी मैंने? कितना माना? 0। तो इस P पे कितना होगा? कुछ वैल्यू होगा, दोनों का माइनस करो, वही आंसर आएगा। समझ में आया या नहीं? दोनों का डिफरेंस है। क्लियर? तो मैंने लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। समझ में आया? समझ में आया? P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? वहां पर मास होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए? अच्छा, कैसे पता लगा कि यहां पर एनर्जी है? कैसे पता लगाओगे? कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी आई? वहां पर एनर्जी है,
समझ में आ रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये मेरा एक अज्यूम कर लीजिए प्लेनेट है और ये मेरा एक स्मॉल मास है, इन दोनों के बीच में एनर्जी कैसे पता चलेगा बताओ? देखो जो मैंने ऑब्जेक्ट लिए हैं वो तो क्या है, बहुत छोटे हैं, अर्थ के कंपैरिजन में अज्यूम करो। ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया ना, ऐसे बनाया डायग्राम, क्या ये अर्थ के लिए ऊपर भी तो हो सकता है? अर्थ के लिए ऊपर की तरफ इन्फिनिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है बताओ? इधर इन्फिनिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है? इधर हो सकता है या नहीं? नीचे हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो ऊपर की तरफ जाओ। किसकी तरफ चलो? ऊपर। मान लो पॉइंट ये है, अज्यूम करो कि पॉइंट यहां पर है। डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूं कि थोड़ा, या चेंज कर दूं, बोलो डायग्राम भी वर्टिकल बनाए, बताओ वर्टिकल बना दे या चलेगा? वर्टिकल बनाए, नो इश्यूज। सो इसको रोटेट कर देते हैं। अभी ठीक है, नाउ इज इट ओके? सी दिस पॉइंट वी विल बी चेंजिंग इट। हाँ, तो P is the point at a distance R, M is the mass, O is the center. Is that okay? Now, अब imagine करो, we have mass M here, we have mass। अब जरा imagine करो, जितना मैं ऊपर जाऊंगा, P point यहां पर है, where will be the infinity? Where will be the infinity? Assume that this is infinity, ठीक है? Assume that that is infinity। अब सोचो, अगर वो इन्फिनिटी है तो वहां पर एनर्जी कितना है? 0, ठीक है? यहां मुझे कैसे पता चला कि यहां एनर्जी आ गया ऑब्जेक्ट में? ये क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्ट में या इन दोनों की वजह से, क्या एक की वजह से एनर्जी आ सकता है क्या? मान लो मैं अकेला हूं इस यूनिवर्स में, मैं अकेला आया हूं, तो क्या मेरा कोई एनर्जी हो सकता है? नहीं हो सकता। एनर्जी कब आएगा? जब दो मास ऑब्जेक्ट होंगे। एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 2 और मोर देन 2, ठीक है? 2 और मोर देन 2, सही है? अब बताओ कैसे पता लगा, कैसे मैं पता करूंगा कि इस मास m का एनर्जी है? ये क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा उसमें एनर्जी आई? ग्रेविटेशन फील्ड तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसे कर, मुझको कैसे पता चलेगा उसमें एनर्जी है? कुछ फोर्स होगा। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा फोर्स है? बोलो। जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा क्या उनमें एनर्जी है। कैसे पता चलेगा? देखो एक एग्जांपल देता हूं। स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ पे रखो, कोई इश्यू है? कोई कुछ भी नहीं होगा उसका। लेकिन स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो। अब तुमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तुमको कैसे पता चला उसके अंदर एनर्जी आ गई? जैसे ही तुम रिलीज करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? वापस आएगा या नहीं? तो कौन सी एनर्जी आई उसमें? कॉन्फ़िगरेशन की चेंज से। देयर इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, बनावट में चेंज आया ना, तो दैट बनावट चेंज हो क्या हुआ बताओ? कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ गई? और जैसे तुमने रिलीज किया तो क्या आया? मूवमेंट। कौन सी एनर्जी आई? तुमको कैसे पता चला उसमें पोटेंशियल एनर्जी है? जैसे ही तुम रिलीज करोगे तो वो कोई मास या तो पास जाएंगे या दूर जाएंगे। तो जैसे तुमने छोड़ा तो क्या हुआ? पास में आया। तो जैसे ही कंप्रेस हुआ वापस आया, मतलब स्प्रिंग वापस अपनी नॉर्मल लेंथ का गेन कर रहा था। वेलोसिटी आया या नहीं आया? उसमें वेलोसिटी आया या नहीं आया? ऐसे ही कंप्रेस कर दो और छोड़ दो, फिर क्या होगा? जाएगा नहीं जाएगा? अब जरा बताओ, इफ आई रिलीज दिस मास फ्रॉम पॉइंट P, अगर P पॉइंट से रिलीज कर दूं, इमेजिन करूं छोड़ रहा हूं मैं, अभी पकड़ के रखा है, छोड़ दूं, क्या होगा इस मास का? भाई किधर जाएगा मास? अर्थ की तरफ गिरेगा नहीं गिरेगा? कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिरती है नहीं गिरती है? उससे मुझे पता चला कि जब ये मास यहां पर है, इसके अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। किस में बदलेगी वो? बात समझ में आ रही है? ऐसे पता चलता है कि एनर्जी है। समझ में आया? इस तरह से पता चलता है कि किसी चीज में एनर्जी है। क्लियर? क्या M जैसे यहां P पॉइंट पे आएगा उसके अंदर एनर्जी होगी या नहीं? इमेजिन करो मैं मास को इंफिनिटी पे रख दूं, इमेजिन करो इस मास को कहां रख दिया। अब बताओ क्या मास गिरेगा नीचे, अर्थ की तरफ आएगा?
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां फोर्स ही नहीं है। इन्फिनिटी पे कितना फोर्स होता है? और जीरो फोर्स, और एनर्जी कितनी बनाएगा? जीरो। क्या वहां से मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए हमको उसको लाना पड़ेगा किसमें? किसमें लाना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना पड़ता है। किसमें लाना पड़ता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? तो अभी जितने भी टॉपिक मैं करूंगा सब में मैं बार बार बोलूंगा वी आर ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, वो तब मैं ये इसका बात यही कर रहा हूं कि मैं उसको इन्फिनिटी से इसमें ला रहा हूं। समझ में आया? एक पॉइंट और मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस। मैं एक वर्ड नोट करूंगा। चलो मैं पहले लिख देता हूं स्टेटमेंट, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट अ पॉइंट P due to planet is equal to amount of work done in bringing, ये वाला लेक्चर ऐसे जाएगा क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा फिर तुम्हें क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ज्यादा है इसमें। हाँ, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग मतलब लाना, इन ब्रिंगिंग या टेकिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाने से मतलब है। इन ब्रिंगिंग मास एम कहां से कहां बताओ जरा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द, कोई फोर्स तो होना ही चाहिए ना। अरे कोई फोर्स होना चाहिए तभी तो वर्क डन होगा। किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड लिख लीजिए। फील्ड, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐड कर रहा हूं जो बहुत काम आएगा, विदाउट एक्सेलरेशन। कुछ लोग लिखते हैं स्लो लाना है, कुछ लोग कहते हैं फास्ट लाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब होना चाहिए, क्या मीन होना चाहिए? विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। विदाउट एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं, कौन बताएगा? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है कि बिना एक्सेलरेशन लाने से क्या फायदा? ये इसका फायदा ही क्या है? मतलब व्हाई वी आर टेकिंग दिस विदाउट एक्सेलरेशन? ना तो हम कम एक्सेलरेशन देंगे, नहीं टकराएंगे आप, पी पे जाके रोक देंगे। हाँ, जब भी एक्सेलरेशन ज्यादा ला रहे हैं तो हम जब एक्सेलरेशन ज्यादा ला रहे हैं तो रोकने के लिए भी ज्यादा लगा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बताओ। अरे बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा चलेगा। एक्सटर्नल फोर्स जीरो करना है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो करने से क्या फायदा है? हाँ बोलो। विदाउट एक्सेलरेशन, देखो ध्यान रखो, एक बात याद रखो, जैसे ही मैं कुछ भी वर्क डन करूंगा, वट एवर वर्क डन आई विल डू हियर इन ब्रिंगिंग, तो वो वर्क डन क्या लिखूंगा मैं? वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा बताओ? वर्क डन जो भी मैं करूंगा इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा? एक, ये मास ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर जाएगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते ही उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? अरे फील्ड में बाहर रहेगा तो नहीं, इन्फिनिटी से ऊपर रहेगा तो नहीं चल सकता ना अपने आप, लेकिन अगर यहां आ जाए तो आ सकता है ना अर्थ की तरफ अपने आप। अर्थ के फील्ड में आने के बाद आ जाएगा ना अपने आप। तो क्या अर्थ के फील्ड में एंटर करते ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई या नहीं आई? तो कौन सी एनर्जी आ गई उसके अंदर? और दूसरी एनर्जी कौन सी? चल भी तो रहा है, मूव भी तो कर रहा है। इज इट मूविंग और नॉट? सो इट इज मूविंग, दैट मीन्स इट इज काइनेटिक एनर्जी। इट इज। समझ में आया या नहीं आया? लेकिन जरा देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब जो मैं करने जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझको ये क्वांटिटी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। मुझको ये क्वांटिटी, मुझको बोलना है, मैंने डेफिनेशन में भी बोला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट मेरा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या बता रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बता रहा है, जल्दी बताओ। कंजर्वेशन एनर्जी कह रहा है कि भाई जो वर्क डन करोगे वो पोटेंशियल के बराबर होगा प्लस काइनेटिक के बराबर होगा। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों के बराबर होगा। सही है। अब पंगा यहां आ गया,
अब डेफिनेशन में कह रहा है ओनली वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझको ये चाहिए या नहीं? इसको हटाने के लिए ही मैंने क्या लिखा है? अब बताओ कि क्यों लिखा है? कैसे कैसे ये वर्ड यूज करने से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया और मैं सीधे सीधे लिख पाया वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सीधे सीधे मैं लिख पाया, मैंने काइनेटिक एनर्जी हटा दिया। अब मैं लिख पाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन या वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कैसे हटाइए, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, क्या आया इसमें? क्या आया इसमें? वेलोसिटी विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो मतलब, इफ एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, बस। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन, और पहले जो काइनेटिक एनर्जी था वो जीरो था, बाद में आया तो मतलब जो भी चेंज आया वो ही बाद वाला काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने क्या बोला? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन। तो बताओ चेंज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में? कोई चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में? कब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आएगा? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हट गया तो बचा क्या? बस। और अभी बोला मैंने, थोड़ी देर पहले ही समझाया था, पोटेंशियल एनर्जी मतलब डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये भी क्या है? चेंज भी क्या है? डिफरेंस। चेंज भी क्या है? समझ में आ गया? तो अब हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पी, एट पॉइंट पी इक्वल टू हाँ माइनस कर लेते हैं, एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल टू वर्क डन। क्या लिख सकते हैं हम? और ये वाली एनर्जी कितनी होती है? ये वाली एनर्जी कितनी होती है? तो क्या फाइनली मुझको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल टू वर्क डन। क्या मैंने डेफिनेशन सही लिखी है? इज इट द करेक्ट डेफिनेशन? डेफिनेशन पढ़ो और देखो मैंने क्या प्रूफ किया है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है अपना, ठीक है? ये पार्ट अंडरस्टैंडिंग का है, एक बार दिमाग में घुस जाएगा फिर हमेशा दिमाग में रहेगा, ठीक है? इसीलिए समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में क्या लिखना है? डेफिनेशन प्लस अभी जो मैं डिराइव करने वाला हूं वो करना है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई सबको? एनी क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन? जल्दी बताइए। समझ में आ गया क्या? अब डेफिनेशन ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन। अच्छा, मैं अगर ये वर्ड हटा दूं तो क्या डेफिनेशन सही हो पाएगा? ये वर्ड लगाना जरूरी है। तो एग्जामिनर जब चेक करेगा, डेफिनेशन बोलेगा डिफाइन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और वो चेक करेगा सबसे पहले कौन सा वर्ड देखेगा? यही वर्ड देखेगा। अगर ये लिखा है तो 1 नंबर देगा, नहीं तो आधा दे देगा। समझ में आ रहा है? तो काट लेगा नंबर। इज दैट ओके एवरीवन? चलें प्रूफ करें कैसे करना है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो प्रूफ करते हैं कि होता है। तो मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे क्या निकालना है? अब इतना क्लियर हो गया ना? मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए? सबको पता लग गया कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कैसे पता लगता है कि वहां पोटेंशियल एनर्जी है? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा पोटेंशियल एनर्जी है वहां पर? हाँ, अगर हम उसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा? बोलो, रिलीज करेंगे तो क्या होगा? बोलो। वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और मूव करने से क्या पता लगेगा? एनर्जी है उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, तभी तो बनी। अरे तभी तो कोई एनर्जी थी, तभी तो कन्वर्ट होकर कौन सी बनी? काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी थी? पोटेंशियल। वो मैंने प्रूफ कर दिया अभी थोड़ी देर पहले। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लेनेट एम, ठीक है? प्लेनेट
भाई देखो प्लेनेट के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि उसी की एनर्जी ज्यादा होती है। हम जैसे लोगों की एनर्जी कितनी नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल होती है हमारी एनर्जी? हमारा मास बहुत कम है। अच्छा, मास कम होने से ही क्यों कम हुई? क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम है। वो जो जी है ना, कैपिटल जी लिखते हैं हम, 10⁻11 है उसका वैल्यू, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। उसको भगा देना चाहिए, तो हमारा ग्रेविटी बढ़ जाएगा, है ना। उसको निकाल दो यहां से, इंडिया से बाहर कर दो उसको। समझ में आ गया? चलिए, तो एक हमने लिया प्लेनेट जिसका मास m है, और वो प्लेनेट इस पॉइंट पर हम निकालेंगे, जो पॉइंट हमारा कितना दूर है भाई? r डिस्टेंस दूर है। और ऊपर जाके क्या ये पॉइंट हम कह सकते हैं दिस इज इंफिनिटी, और अभी हमें मास यहां लाना है, m मास है, ठीक है। ये m मास को मैं कहां लेके आऊंगा? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से कहां लेके आऊंगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी अलग अलग रास्ते से लेके आऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मान लो एक बार ऐसे लाया, एक बार स्ट्रेट लाया, एक बार ऐसे घुमा घुमा के लाया, तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? क्यों नहीं आएगा इफेक्ट? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, डज नॉट डिपेंड ऑन। तो चाहे कोई घूम के आए, चाहे कोई पहले यहां से यूरोप जाए वापस आए, तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। घूम घूम के आए, ऐसे स्पाइरल बना के आए, हमें कोई मतलब नहीं है। पी पे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? बस पी पे आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए? या सीधे आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेयर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लिफ्ट से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? किस पे डिपेंड करता है? बस इनिशियल और बस वो पॉइंट फिक्स होने चाहिए। क्लियर पॉइंट? बस समझ में आया? यहां तक कर देंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है।